नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। आरएसएस के महासचिव के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा ही नहीं थे। ये सब संविधान में साल 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इन शब्दों पर सार्वजनिक रूप से बहस होनी चाहिए कि अब ये प्रासंगिक है भी या नहीं। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़े गए। दोनों शब्द संविधान के मूल हिस्सा नहीं है। वर्तमान में इन दोनों शब्दों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और ताजा विवाद है आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के आपातकाल के 50 साल पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संविधान की समीक्षा वाले बयान को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। राजनीतिक हलक में यह विवाद नया नहीं है। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर बयान दिया था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था। मगर ताजा विवाद को राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लग रहा है। वहीं बीजेपी भी अपना रुख कमजोर नहीं कर रही। मगर इस ताजा विवाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम जुड़ गया है। दरअसल अपने वाराणसी दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर पूरा जो राजनीति है वो भी पूरी तरीके से गरमाई हुई है। दरअसल ये आरोप भी लग रहे हैं कि 1976 में इन नामों को जोड़ा गया और जो संविधान के जानकार हैं वो भी बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा अर्चना और धर्म के पालन की स्वाधीनता के जरिए व्यक्त किया गया था और इस विचारधारा को प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से 42वें संशोधन के जरिए लाया गया। धर्मनिरपेक्ष शब्दों को रखे जाने पर चर्चा की बात कही है। यहाँ पर जो आरएसएस के महासचिव हैं होसबोले, उनकी तरफ से कांग्रेस को 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने ये बात कही है। इन्होंने हटाने के लिए भी बाद में प्रयास नहीं हुए, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इन शब्दों को रहना चाहिए या नहीं। अब समस्या यह है कि आखिर इन दोनों शब्दों से आरएसएस को क्या कुछ समस्या है। और ये विवाद कोई नया नहीं है। पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था और जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन अब जो ताज़ा विवाद है वो जो संघ के महासचिव हैं उनके बयान के बाद ये शुरू हुआ है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि आरएसएस ने कभी भी भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया। संघ के शब्दों में भारत का संविधान कभी भी मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। आरएसएस और बीजेपी बार बार एक नए संविधान की बात करती आ रही हैं। यह तो साल 2024 में नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव प्रचार का मुद्दा भी था। अब 42वें संशोधन का जो मुद्दा है
1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और इन्हें संविधान सभा द्वारा पारित मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि ये शब्द संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें हटाना चाहिए। अगर हम कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की बात करें तो उनका मानना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें संविधान से हटाना चाहिए। तो वहीं जो धार्मिक स्वतंत्रता वाले कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध करना नहीं है, बल्कि राज्य को धर्म से अलग रखना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना है, जैसे कि एसआर बॉम्बे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। लेकिन फिलहाल ये विवाद अभी भी जारी है और ये विवाद कितना लंबा खींचेगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति भी अब इस पर शुरू हो चुकी है। तो वहीं आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ राकेश अहिर जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपसे सवाल रहेगा, ये जो आरएसएस के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है, मुझे आपसे ये जानना है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, इन दोनों शब्दों से आरएसएस को क्या समस्या है? नमस्कार सभी साथी प्रवक्ताओं, नमस्कार। देखिए, राजनीति और धर्म, जब राजनीति की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं समाज के उन महान लोगों का भी नाम आ जाता है जिन्होंने संविधान का भी नाम लिखा। संविधान को अंदर क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देश की चीजों को कहाँ रखना चाहिए, किस पटल पे देश को मजबूत अर्थव्यवस्था में, समाज में रख देना चाहिए। अब समाजवादी सोच ये है कि समाज के अंदर किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, इमरजेंसी के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये सभी को पता है। उस वक्त कोई भी संविधान की बात नहीं करता था, मगर जब आज जैसे हमारे आरएसएस के आदरणीय दत्तात्रेय जी ने जो शब्द कहे, उनके अपने बयान है, उन्होंने जो इमरजेंसी के दौरान देखा होगा, उनको जो बलीभूत रूप से उस दय और दिशा दोनों का जब उन्हें होश पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीजों का व्याख्यान कर रहे हैं। अब इसको अगर आप भारतीय सरकार पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो वो मुझे लगता है कि आप लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के काम कर रहे हैं, और उन्होंने कोई राजनीतिक पटल पे बयान नहीं दिया। भाई वो आरएसएस है, संघ है, वो अपना पक्ष रखते हैं, उनको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मगर जैसे कि विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इसको राजनीतिक टूल बनाने का काम किया, इसका कोई मुझे लगता है वास्तविकता नहीं है इनके उस बात पर। ये मेरा विचार अपने पर। आप उनके बयान से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और आरएसएस एक संघ है, एक कारवां है, और वो संघ कार्यकर्ता का सम्मान करती है, और जिस व्यक्ति के भी अपने विचार होते हैं उनके संघ के प्रति उनका विचार सम्मानजनक है। भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल आज भारत सरकार में अपनी सरकार पूरी जनता के 140 करोड़ लोगों का जो भरोसा है उसके तहत बनी है। सबके अपने अपने विचारों का सम्मान करती है, और सम्मान सबका करना चाहिए, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान है। नहीं, वो बात ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप इनके बयान से सहमत हैं या नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में जब संविधान की बात आती है, तो संविधान की जो मूलभूत चीजें हैं वो हमारे देश में लागू हैं। उनको कोई सरकार नहीं बदल रही है। हम कोई संविधान बदलने के लिए तो कहे नहीं है, हम तो देश की समस्याओं का नहीं। आप पर आरोप लगे ना काफी, लोकसभा के चुनाव में भी एक मुद्दा था। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोकसभा के दौरान जो देश के अंदर विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में झूठ फैलाया,
क्या? और वो झूठ उनके यही कि हम संविधान में आएंगे, 400 पार करेंगे नहीं तो संविधान नहीं, बदल नवीन देंगे। शर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं? आपके उस समय के सांसद साहब से लल्लू सिंह जी जो अयोध्या से थे, उन्होंने देखिए खुद मैं बोला आपको था। बता दूं, देखिए पार्टी आदरणीय लल्लू सिंह जी से कोई भी इस बात पर पक्षोपेक्ष नहीं रखती है। उनके विचार अपने थे, तो वो जो विचार किए उनका अपना, मगर हमारी भारतीय राजनीति में हर एक पार्टी लोकतांत्रिक में अपने चीजों को बढ़ा के अगर हम नहीं बताएंगे कि हम क्या कोई चुनाव में जाके ये कहता है कि हम हारने के लिए चुनाव आए, बिल्कुल नहीं। हम 400 क्या, हम 500 600 जो भी एक संविधान मौलिक अधिकार है, बाकी जनता जो आशीर्वाद देती है उसको स्वीकार करते हैं हम जनता के आशीर्वाद को। कभी जनता पे हमने विपक्ष की तरह कभी ये तो कहा नहीं कि हमें ईवीएम पे शक हो रहा है। हमने अगर हमारी सीट उत्तर प्रदेश में कम आई या हम लोकसभा में पूरे बहुमत से नहीं आए या हमने आज तक एक भी ईवीएम पे कहीं जाके इल्जाम लगाया? कांग्रेस की 99 सीटें हो गई, उसके बाद भी वो ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बन जाती है, फिर भी वहां ईवीएम पे क्यों नहीं जाते हैं? हम तो नहीं गए हारने के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि हम ना संविधान बदल रहे हैं, ना हम संविधान विरोधी हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। रही बात अपने व्यक्तिगत के रूप से जो भी अपना नेता बयान देता है, वो उनका अपना नेता, उनका संगठन है, उसके संगठन बयान दे सकते हैं। वो जो इमरजेंसी का उन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। नहीं, आप ये भी तो नहीं कह सकते ना कि ये उनका संगठन है, बयान दे सकते हैं, जुड़ा तो बीजेपी से ही है ना? संगठन कार्यकर्ताओं का होता है, और संघ हो या भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी से जुड़ा हुआ है या नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और संघ एक कार्यवाह है। ठीक है, मान लिया दोनों कनेक्ट है या नहीं है? देखिए एक दूसरे के पूरक है, सम्मानजनक है, और देश राष्ट्र हित में अगर कोई काम करता है तो हम भारत माता के साथ खड़े हुए, हम भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। अच्छा, भारत माता के विरोध में नहीं है। अच्छा ठीक है। राज शर्मा जी, पहले ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे, 1976 में जोड़े गए, काफी लोगों का मानना है, ठीक है, और यह भी मानना है कि इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। लगता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। अच्छा, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए बीजेपी कितनी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, इन्हें इमरजेंसी, जबकि मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं कि इमरजेंसी के वक्त हमारी नियत गलत नीति में कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया था, लेकिन उसकी सजा भुगती थी हमने। हमारी सरकार गिर गई थी, फिर सत्ता, लोगों को लगा कि देश को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस पार्टी, हमें वोट दिया, हमने सरकार बनाई। ये मान लिया जाएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट कि पब्लिक ने फिर हमें पसंद किया। जैसा कि तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अब 10 साल से तो हमें पसंद कर रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मैं भी मानता हूं, इन्हें हमारी जो पिछली 2014 से पहले 2 टर्म की सरकार थी, कुछ नीतियां लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों को लगा जो नीतियां कांग्रेस की अच्छी नहीं रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाए। लेकिन अब बताइए, इमरजेंसी की चर्चा, और एक विडंबना देखिए देश की कि इमरजेंसी के 50वीं ये से वर्षगांठ कह दें, उल्लास रूप मना रहे हो, लेकिन जो स्वतंत्रता में जिन्होंने जेल गए थे जो लोग, वो पीछे खड़े थे और इनके नेता कुर्ता पजामा पहने बैठे हुए थे। इससे ज्यादा शर्म की बात कभी नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद हमारे ही नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने माना कि हाँ इमरजेंसी लगाना गलत एक्शन था। क्या इनके नेता मान सकते हैं? देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं चौधरी साहब, यहां पे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठ के पार्टी की गलत नीतियों को भी अगर बचाने की कोशिश करोगे, आने वाली संतानें, नवीन भाई, हम लोगों को माफ नहीं करेगी। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। मजा तो तब आता जब अंग्रेजों के खेल पे, क्रिकेट पे हमने 83 में कब्जा कर लिया था। 25 जून को उसकी खुशियां मना लेते। जिस क्रिकेट के लिए प्रधानमंत्री मेरे देश का पैसा खर्च करके स्टेडियम में जाते हैं, क्या उनकी खुशियां नहीं मनाई जा सकती थी? और फिर एक और बात कहता हूं, अगर आप इतना इमरजेंसी में खर्चा कर रहे थे, आपके 11 साढ़े 11 साल का हिसाब कौन देगा? ठीक, गलती इमरजेंसी गलती हुई, कितनी बार मैं क्या कहूंगा, मेरे नेता ने माना भाई। और एक और बात कहता हूं, थोड़ी सी विपक्ष के नेता से एक बात सीख लो कि प्रधानमंत्री जी आए, देश को संबोधित ना करें, मगर देश से मन की बात करते हुए कहें कि मैं समाजवाद
और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए हटाना चाहता हूं। अजीब गरीब कर दिया। देश में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, नहीं ठीक है, गरीबी, नहीं ठीक है। ऊंचाई रासर की भाई, बात नहीं कर रहे हो। रासर भाई, इन दोनों आप नहीं इन करेंगे दोनों तो- शब्दों को लेकर बोलिए आप। नहीं, वही बात है। हाँ मैं कहता हूं समाज एक्चुअली क्या आइडियोलॉजी होती है पुष्पेंदु भाई। हाँ जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी है प्राइवेटिज्म, वो सरकारी उपकरण को बेच के प्राइवेटिज्म, उसे ये विश्वास रहता है कि सस्ते में मुझे एम्प्लॉय मिल जाए। अच्छा, हमारा क्या, इनका क्या सोच है कि एक के पास हो 5 लाख, बाकी 5,000 में हो 200 रुपए, ये है। और कांग्रेस की क्या है कि गवर्नमेंट उपक्रम होने चाहिए और प्राइवेट भी नहीं, उससे देश में इकोनॉमिकली बैलेंस रहता है। ठीक है, ये हमारे और इनमें एक अंतर है। ठीक है, ठीक जैसे है, कि ठीक। एक मिनट, जैसे कि हमारे, और लो आज कहता हूं, मेरे देश की राष्ट्रपति कल 29 से परसों बरेली जिले में भारत एक पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, एशिया का सबसे बड़ा, वहां पे कन्वोकेशन में आ रही हैं। मेरे देश का अभागापन कितना है। 12 साल पहले जिसमें 3 से 4 हजार परमानेंट एम्प्लॉय होते थे, मुझे नहीं लगता कि आज 500 से 600 से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉय होते हों। कहने का मतलब यह है कि 3.5 से 4 हजार वहां पे संविदा के कर्मचारी हैं। आप सोचिए, जब संविदा का कर्मचारी काम करेगा, इकोनॉमिकली हम कभी नहीं बढ़ सकते, ठीक बात, क्योंकि संविदा के कर्मी को तनख्वाह कम देते हैं, ये ठीक है, ठीक है, चूस लेते हैं गन्ने की तरह। अभिषेक अहलावत जी, आप थोड़ा सा इस पे स्पष्ट कर दीजिए कि क्या कुछ है 1976 में ये दोनों शब्द आए, इस हिसाब से आरोप भी लग रहे हैं, लोगों का मानना है कि भैया इन दोनों शब्दों से कुछ परेशानी भी नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है इन दोनों शब्दों को लेकर, ठीक है, क्या कुछ है आपकी नजर से? पुष्पेंद्र भाई, मैं आज एक बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि राज शर्मा जी ने जो बातें कही, मैं उनसे 100% इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, आरएसएस जिस तरह की बात कही गई है कि ये इंटेंटेड नहीं थे, ये जोड़े गए, तो मैं ये जानना चाहता हूं पिछले 10 साल से 11 साल से किसकी सरकार है? जो नवीन भाई हमें बात बता रहे हैं, मैं भी संघ का बहुत अनुयायी रहा हूं, बहुत प्रशंसा करता रहा हूं, उनके कार्यों की बड़ी सराहना करी है, परंतु ये बात उन्हें समझनी चाहिए कि पिछले 11 साल से आपकी सरकार है। अगर ये गैर जरूरी थे तो आपके लिए कोई, जैसे इनको इंट्रोड्यूस करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, इनको हटाना भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप एक बात समझिए, ये शब्द क्यों जोड़े गए, इस बात को पहले समझाने की कोशिश कीजिए ना। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के साथ हमारी अदावत थी, और वो पूरे विश्व मंच में हमारे खिलाफ एक ही प्रोपोगेंडा उठाता था कि भारत एक हिंदूवादी देश है जहां पे माइनॉरिटीज के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। और 71 में जिस तरीके से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, उसमें भी उन्होंने इसी तरीके का इल्जाम लगाने की कोशिश करी कि हम तो केवल और केवल हिंदूवादी देश हैं और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और एक और विश्व की एक हकीकत आपको जाननी चाहिए कि उस समय विश्व की सबसे बड़ी समाजवादी शक्ति यूएसएसआर हमारी एकमात्र सहायक देश थी। अगर हम समाजवाद शब्द अपने उस मित्र के साथ अपने आप को खड़ा होते हुए, दिखाते हुए, और विश्व में अपने आप को एक तरीके से सेकुलर दिखाते हुए अपने संविधान में उस समय हमने आवश्यकता के अनुसार जोड़ा, तो उसमें बुराई क्या थी? और अगर आपको लगता है कि इसमें बुराई थी, तो हमने आपको वोट दे के मैंडेट दिया तो है नवीन शर्मा भाई। आपकी सरकार हम पिछले आपके बार बनवा रहे हैं ना। और अगर आपको गलत लगता है, आप ही डिबेट करिए, बुलाइए आप संसद में बुलाइए इस पे डिबेट। और अगर ये गैर जरूरी है तो संविधान कोई भगवान के द्वारा कुरान नहीं है, ये इंसानों ने ही बनाई है। और हम लोगों को, जिन लोगों ने पढ़ा है, उनको पता है कहां कहां से किस किस हिस्से को उठा के यहाँ पे जोड़ के संविधान बनाया गया। और हमेशा बाबा साहब ने भी यही स्पष्ट किया था कि ये अंतिम सत्य नहीं है। जब भी आपको गलत लगे, समाज परिवेश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये अनछुआ क्यों है? इसके ऊपर मेरा मानना यह है कि ये ट्रेजेडी है हमारे देश की कि हमें कभी भी एक अच्छा विपक्ष नहीं मिला। जब, और ये बड़े दुख के साथ मैं दोनों भाइयों से, राज शर्मा जी और नवीन शर्मा जी से भी कहूंगा कि जब कांग्रेस विपक्ष में होती है, वो यही सेम बातें कह रही होती है।
चाहे मुद्दा वही हो, और जब बीजेपी विपक्ष में होती है वो भी यही सेम बातें कह रही होती है। और दोनों की एक बड़ाई कर दूं कि जो काम कांग्रेस शुरू करती है उसी काम को बीजेपी जब सत्ता में आती है आगे बढ़ाती है, और वाइस वर्सा। एलावत जी, क्या संविधान में कहीं ये लिखा है कि एक ही धर्म के लोग रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। तो फिर इस शब्द से अगर क्यों हमने आपत्ति? उस समय की वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से इंदिरा गांधी जी ने जरूरी समझा होगा। क्यों उनकी इंटेंट से आपको शक है? भाई देखिए, मैं नहीं मान सकता कि देश में इंदिरा गांधी जी या किसी के कहने से कोई गद्दार, नेहरू जी या कोई भी गद्दार है, मैं नहीं मान सकता। उनकी हो सकता है कुछ फैसले उनके गलत निर्णय हो गए हो, वो भी इंसान थे, उन्हें भगवान मत बनाइए, वो भी इंसान थे, उनके फैसले गलत हुए होंगे, पर उनकी इंटेंशन गलत रही होगी ऐसा मैं नहीं मान सकता। नहीं बिल्कुल, और ये बात तो एलावत जी आप हटाना चाहते हैं और देश की जनता अगर आपके साथ सहमत है हटा दीजिए। और एलावत जी, ये बात तो हम सब लोगों को ही समझनी चाहिए कि देश में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, वो ऐसा काम तो नहीं कर सकते कि अपने ही लोगों का नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, जो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हमने पोखरण में परमाणु बम के परीक्षण किए थे, परंतु क्या हमको नहीं पता इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी। यहां तक कि उनके पिता धुर विरोधी थे न्यूक्लियर बम के, फिर भी इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम स्माइलिंग बुद्धा करेंगे। और हम चाहते तो 67, 68 तक हम परमाणु बाकायदा एक वॉरहेड हम तैयार कर सकते थे, पर हमने एक पैसिविज्म फॉलो किया। पर एक बार जब हमने ये देख लिया कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो नरसिम्हा राव जी ने ये प्लान एक्ट किया था कि हम करेंगे परमाणु परीक्षण। वो दुर्भाग्य से हार गए, उनके कुछ ऐसे फैसले रहे, कुछ ऐसे करप्शन के चार्जेस रहे जिस वजह से उनकी सरकार गई। बीजेपी की सरकार आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी के ऊपर बिल्डअप किया। मैं ये नहीं मान सकता ये झूठी प्रोपोगेंडा के भाई कांग्रेस पूरी तरीके से पापी है या बीजेपी पूरी तरीके से पापी है। मैं इस प्रोपोगेंडा में आने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि आप दोनों पार्टियों को एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चले और देश की जनता को बेवकूफ ना समझे। आप समझाने की कोशिश करें, हम समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। राकेश अहिर जी, हालांकि आपकी तो पार्टी का नाम भी समाजवादी पार्टी है, समाजवाद जो शब्द है वो भी जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से? मैं कह रहा हूँ इनको संविधान से दिक्कत आखिर क्यों हो रही? ये क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि शिक्षा अनिवार्य हो, वो भी संशोधन में कानून बनाया गया। बाल विवाह को रोक कर उन्होंने वो भी कानून बनाया गया। राइट टू फ्रीडम, इंफॉर्मेशन, वो भी बनाया। ऐसे न जाने कितने संशोधन और नए कानून बनाए गए। तो क्या सारे कानून बेकार हैं? इस हिसाब से तो सारे कानून फिर बेकार हैं। ये जो है आईपीसी और सीआरपीसी, ये जो बदल के ये जो दूसरा ला दिए, तो क्या इससे अपराध कम हो गए? या अपराधी छोड़ के उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से भाग गए? ये चाहते क्या? ये चाहते सिर्फ है कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाए, गैर बराबरी जो है वो उसकी खाई हो जाए। ये चाहते हैं नफरत कैसे फैले। ये एक भी, मैं तो कह रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, ये एक भी ऐसा काम अब तक जब से सरकार में है, जैसे अलावत जी ने कहा, राज शर्मा जी ने कहा, ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं। एक तरफ तो आप दुनिया का विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ आप जो है कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। आप हर धरातल पे फेल हैं। मैं कह रहा हूं कि जो चीजें पहले चली, जैसे अलावत जी ने कहा कि वो स्थितियां अलग थी इंदिरा गांधी के समय में। मैं तो कह रहा हूं कि जो राजनीति है या सामाजिक परिवेश है वो परिस्थिति की गुलाम होती है, चाहे हमारे हो चाहे आपके हो। बिल्कुल। तो परिस्थिति के हिसाब से जब संशोधन हो रहा है संविधान में, तो उस समय के जो परिस्थितियां रही होंगी उस समय उस आधार पे जोड़े गए होंगे। फिर मैं पूछना चाहता हूं नवीन भाई से कि आखिरकार ये दिक्कत क्यों है? नहीं, मैं तो संविधान से क्या दिक्कत है? सही बात है। कहीं आपके लल्लू जी बयान दे देते हैं, कहीं आपके कर्नाटक के सांसद हैं अनंत कुमार, वो बयान दे देते हैं कि मैं 400 आऊंगा, संविधान बदल लूंगा, संविधान हट जाएगा, संविधान ये है, संविधान। मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्या है? आज मैं तो नवीन जी को सुनने आया हूँ कि नवीन जी बताए कि संविधान से दिक्कत क्या है।
ये तो बचते हुए अपने बातों में बचते हुए एक तरफ तो आरएसएस को बात से सहमत नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। दुनिया का जब दुनिया के भारत देश से बाहर जब दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आता हूं, और जाते हैं बाबा साहब की स्टेचू पे वहां नमन करते हैं, गांधी जी को नमन करते हैं, और यहाँ जैसे देश में आते हैं गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं ये लोग। तो इनका दोहरा चरित्र जो है ये जनता भी जान चुकी है। और जैसे अलाउद्दीन जी ने कहा कि मौका आप दिए, आप सदन बुलाएंगे, चर्चा कराइए, क्यों चर्चा नहीं करा रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं पीछे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा कराइए तो चर्चा कराने की ठीक है, जरूरत है, चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन नवीन शर्मा जी, मुझे सीधा सा ये बता दीजिए कि दोनों शब्दों का कुछ गलत मतलब है क्या? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष ठीक है, सभी धर्मों की आजादी, समाजवाद के सामाजिक समानता की बात की जा रही है, न्याय की बात की जा रही है, कल्याण की बात की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? समाजवाद वो है कि जो पिछली इकाई में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके विकास और तरक्की, उसकी खुशहाली, उसकी उन्नति की भी बात होती है, ये समाजवाद है। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ये राजभाई ने भी कहा कि इनको पिछली इकाई से दिक्कत क्या है, क्या वो मजदूर और गरीब और वही बना रहे, वो संसाधन को उसका हक ना बना रहे, वो हमारे आपके बराबर कुर्सी पे ना बैठे? क्या इनके मन में ये भाव है, ये कसक है? और वोट लेने के लिए तो सबको लेते हैं, किसान, मजदूर और आधी आबादी। हम तो कह रहे हैं जो प्रथा चली आ रही थी 3000 साल से, ठीक है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो वो भी गलत है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन शर्मा जी, लास्ट पंक्ति आपको दिखाई तो दे रही है ना? बिल्कुल। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा भाई साहब, जैसे हमारे सभी साथी प्रवक्ता ने बात कही, भारतीय जनता पार्टी जो है, अंतिम व्यक्ति जो बैठा होता है उसको भी वो झूठ मत बोलो बस नवीन भाई प्लीज। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति थे। आज देश ने उनको सम्मानजनक, उनकी श्रद्धा को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहा आपने। प्रधानमंत्री सबसे नीचे पायदान के व्यक्ति को नहीं देखते, आप गलत नहीं कह सकते, अरबोपति को देखते हैं, ये प्रधानमंत्री को सम्मानजनक स्थान पे बिठाता है। तो आप तो ये कह नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी, नवीन भाई, भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक बात करता है। प्रधानमंत्री जी का कौन सा गरीब दोस्त है? एक दोस्त का नाम बताओ जिसके उन्होंने खाना खाया, बताओ बताओ बताओ। आप आज प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देख रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री तय करने वाले में उनके साथ सभी लोगों का साथ आशीर्वाद रहा। वो सीएम भी रहे, वो कार्यकर्ता रहे, उस व्यक्ति का कभी गरीबी के नाता नहीं रहा। गरीब परिवार से झूठ कहा, जो 16 लाख का चश्मा, 16 लाख का ये लाखों रुपए का सूट पहनता हो, तो गरीबों को पास आने नहीं देगा। 10 लाख की सदरी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पहनते? राहुल जी टी शर्ट पहनते हैं, अच्छा एक और बात, चप्पल पहनते हैं। सामाजिक और गरीब परिवार का देश का प्रधानमंत्री ऐसा कौन सा आदमी है लाखों रुपए के गहने, अच्छे कपड़े पहनते, गरीब को गला परिवार मेरा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, गरीब आने नहीं देते, प्रधानमंत्री मिनिस्टर के पास आ नहीं सकते, फिर गरीब को आ जाएगा। अरे आप गरीब के साथ देश की सरकार यूपी में आते हैं, योगी जी को पीछे कर देते हैं, उनको तो पास करेगा प्रधानमंत्री जी को। काम कर रही है। वो एक मठाधीश को भी पीछे कर देते हैं कि कहीं कपड़ा में छू जाए। भारतीय राजनीति में आज आप देख लीजिए, मैं आज प्रधानमंत्री जी कौन सा ऐसा गरीब आदमी प्रधानमंत्री बना, जरा मुझे बताइए। और गरीब आदमी बताइए, प्रधानमंत्री का गरीब थे। अरे आप बताइए ना, मोदी जी एक परिवार से आते हैं, जो देश के 40 करोड़ लोगों ने किस राजनीतिक पार्टी के नेता ने, ठीक है, शांत हो जाइए, दूसरी पार्टी मिल सकता है। शांत हो जाइए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ठीक है। प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? आप बताइए, कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है, जरा बताइए भाई साहब। निरपेक्षता और चलिए ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, कौन है बताइए आप। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन कर दो, अब डाउन कर दो। नवीन शर्मा जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि लास्ट पंक्ति वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं?
क्योंकि समाजवाद में उसी का जिक्र किया गया है कि सभी का कल्याण हो और सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो हाल फिलहाल चल रहा है, ठीक है, चोटी काटी जा रही है। और अलीगढ़ का आज का ताजा मामला है, एक दलित युवक मंदिर गया तो उसे पूछा कौन हो दलित, तो उसकी पिटाई कर दी गई। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। हाँ। वो किसी भी दल का, मुझे लग रहा है कि इसी वजह से हिंसा फैलाने का काम करेगा। इसी वजह से इन दोनों शब्दों पर आपत्ति है कि वो दोनों काम शायद आप लोग नहीं कर पा रहे। पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने चोटी काटी उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया उनको भी, उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया। और जो आधार कार्ड में नाम गलत बता रहे उनके खिलाफ नवीन शर्मा जी गलत नहीं कर सकते। नवीन शर्मा जी, देश की आजादी को कितने साल हो गए? देखिए, देश आजाद हमारा आपके सामने आंखों के सामने हुआ है, काफी समय हो गए ना। क्या आज से अब तक लोगों की मानसिकता ही नहीं बदल पाई सरकार, कोई भी सरकार? आज भी भेदभाव। मैं आज एक चीज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, कोई भी सरकार हो, हाँ। आज 10 साल 8 साल हमारे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, क्या हम लोगों की मानसिकता बदलने हैं? हम लोगों के भले का काम करने आए। अच्छा, मानसिकता के लिए आपके पास कुछ नहीं है? जो जैसा कर रहा है वो ठीक है, किसी को दबा रहा है, कुचल रहा है, वो ठीक है? नहीं, अगर कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, भाजपा का हो, सपा का हो, बीएसपी का हो, आम आदमी पार्टी किसी का भी हो, चाहे वो एक आम, अगर कानून हाथ में लेता है तो कानून बहुत सख्त है। उत्तर प्रदेश के कानून आपको ज्यादा मौका नहीं देता है। अगर आपने गुनाह किया है या किसी ने भी गुनाह किया, सजा दी जाती है। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान का आजादी से सख्त है। ठीक है। राकेश जी, हाँ राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, यूपी की बात जरूर लाएंगे बीच में। मैं तो नवीन जी से कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री को पिछली इकाई की बात कर रहे थे, वो अभी संविधान के समाजवाद से ही आए थे। संविधान में अगर समाजवाद ना होता तो शायद प्रधानमंत्री जी को भी मौका नहीं मिलता। पहले बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं मैं। नहीं, दूसरी चीज सहमत है, मगर आप उसको हटाने की तो जिद पड़े हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसी भी बयान में आप दिखा दीजिए, अलीगढ़ में पुष्पेंद्र जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि ये अपना मंदिर पे और धर्म। नवीन शर्मा जी, 2015 में जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी बोला था, ये उन्होंने कहा था। और मैं कह रहा हूं कि इनकी मंशा और नीयत दोनों खराब है। ये मैं कह रहा हूं कि अभी एक कथावाचक एमपी की थी, पटेल जाति की थी, आपके सहयोगी पटेल, अनुप्रिया पटेल आपको सरकार बनाई है, आप उनसे सहयोग लेकर सरकार, मगर उनको आपने और आपके लोगों ने कितना अपमानित किया। अगर संविधान न होता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद न होता, तो वो कहाँ जाते न्याय के लिए? जो अलीगढ़ में हुआ दलित नौजवान के साथ, वो उसके साथ कहाँ होता? मैं कह रहा हूं कि अगर आधार कार्ड में नाम बदल दिए गए, मैं मानता हूं उसको गलत है, तो वो प्रशासन और पुलिस उसको हल करता। क्या किसी महिला का पेशाब अगर आपके ऊपर छिड़का जाए तो आप तो फांसी लगा के मर जाएंगे? क्योंकि सुन तो लीजिए, सम्मान, मैं कह रहा हूँ संविधान सबको बराबर का सम्मान देता है। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपको अपमानित करूं। किस समुदाय से आते ये मायने नहीं रखा जाता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, गुनाहगार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि संविधान हमको सम्मान देता है और हर व्यक्ति का एक जैसे सम्मान देता है। फिर आप उसके साथ किसी का मल मूत्र आप उसको फेंकेंगे, उसकी चुटिया काटेंगे, उसको पैर छुआएंगे, ये कहाँ का न्याय है? और बिल्कुल, और नवीन शर्मा जी, जैसे आपकी तरफ से संविधान किया जा रहा है, इन दो शब्दों के लिए भी आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है, काफी चीजें कही जा रही हैं। आपने आपातकाल के 50 साल अभी मनाए, ठीक है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लाल बिहारी यादव जी, उनको रोका जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े नहीं होते। रोका जा रहा है, इनके विधायक और इनके मेयर कैसे खड़ा होकर रोक रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूँ, आज मेरे नेता आप उस समय की बात कर देते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली, ठीक है, अधिकार थे वो छीन लिए, काफी कुछ। मैं कह रहा हूं कि एक नेता विरोधी दल, दो नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जा रहे हैं, पूरा नंगा नाच हो रहा है। लोकतंत्र में इस तरीके से आप नंगा नाच कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करना चाह रहे हैं। कानून आपको तो यही दर्द है।
कि आप हिटलर शाही पूरे देश में का चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये हिटलर आप मौलिक अधिकार खत्म करना चाह रहे हैं कि कोई आपसे सवाल न करे, कोई आपसे प्रश्न न पूछे, क्योंकि आप जवाब देने में निरर्थक हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी आऊंगा, लेकिन काफी समय से एलावत जी कुछ कहना भी चाहते थे, समय नहीं मिल पाया। एलावत जी 50 दिन में 26 हत्याएं हुई। ठीक है, ठीक है, राकेश जी ठीक है। जनपद का मैं उदाहरण दे रहा हूँ चौधरी साहब। हाँ। 50 दिन में 26 हत्याएं हुई। हाँ, और सारे पिछड़े दलित जो पिछली इकाई में, जो समाजवाद का पिछली इकाई में बैठने वाले लोग, बताओ एक कनौजिया समाज की महिला केवल बस एक आम तोड़ लेती है और मजदूरी नहीं करती है, एक प्रभुत्ववादी समाज का व्यक्ति गोली मार देता है। काफी घट रहा है, काफी घट रहा है। मैं इन पर बात करूंगा। अगर संविधान न होता तो वो न्याय कहाँ मांगने बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल, एलावत जी वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाएंगे। ठीक है राकेश भाई, मैं केवल 30 सेकंड आपसे चाहूंगा। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है, आपने पुष्पेंद्र भाई ये पूछा था अपने सवाल में कि देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, फिर भी इतना भेदभाव क्यों है? तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। इसका जवाब है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल, ये सभी की सभी, इसमें कोई अनछुआ नहीं है। ये मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा। इस शब्दों को मेरे थोड़े नमक की तरह से सब आप लोग थोड़ा समझ लें। मेरा सवाल यह है कि अंत्योदय, जिसका आप बीजेपी हमेशा कहती है अंत्योदय अंत्योदय, हम अंतिम जो आदमी है उस तक हम भेजना चाहते हैं। समाजवाद भी तो यही है। केवल शब्दों की बाजीगरी क्यों बदलना चाहते हैं आप? आप देखिए, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाजवाद और क्या है? आप जो सब लोगों को खाना राशन दे रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, बहुत सक्सेसफुली दे रही है, ये किसका सिद्धांत है? ये कैपिटलिज्म का सिद्धांत है कि समाजवाद का सिद्धांत है? तो इस शब्द से आपको दिक्कत क्या है जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? जब आप समाजवाद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्यों गुमराह करना चाहते हैं इस तरह की फिजूल की डिबेट्स में? मेरा सवाल अब मेरे राज शर्मा भाई से है। आपने अभी अभी ये सवाल उठा दिए कि भाई ये व्यापारियों की सरकार है तो व्यापारियों के साथ रहती है। क्या मजाक कर रहे हैं? हमारे देश में पहला विश्व कप कांग्रेस की सरकार में, क्रिकेट का ही, आपने क्रिकेट का जिक्र किया था तो मैं उसके हिसाब से बता दूं, 83 में जब हम वहां पे विश्व कप जीते थे तो हमारे देश के लोगों को वहां पे बैठने के लिए टिकट तक नहीं मिला था। तो उस समय हमारे देश की सरकार के लोगों ने जो प्रबुद्ध थे, जो कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि इस बार हमारे यहाँ विश्व कप होना चाहिए। तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, क्योंकि बीसीसीआई की इतनी औकात नहीं थी, वो अपने लोगों को तनख्वाह तक नहीं दे सकते थे। ठीक है, उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया और उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में। तो क्या रिलायंस के साथ उनको कुछ नाजायज फायदे मिले थे? नहीं। देश का उद्योगपति देश की शान है, देश की जान है। मेरा निवेदन है राज शर्मा जी, इस पॉलिटिक्स को बदलिए। ये आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हम भी उद्योगपति बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी अपने बच्चों को चाहेंगे कि वो देश के लिए बड़ा उद्योग, बड़ा कुछ करके दिखाएं। और मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरे बच्चे रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी इस तरह के लोगों से कुछ सीख ले। अगर उनके 10% भी बन जाए तो आप देखिए हम देश के लिए कितना बढ़िया कर पाएंगे। तो मेरे ये दो सवाल दोनों भाइयों से हैं, नवीन शर्मा से भी और राज शर्मा से। ठीक है, धन्यवाद। मैं जवाब देना चाहता हूँ लाल भाई। मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं एक अपने दिल की बात कहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में सिर्फ 2 ही मिलियनर्स हों। मैं चाहता हूं मिलियनर 2 खत्म हो, लेकिन मेरे देश की 140 करोड़ को, उस जनता में से 80 करोड़ को अनाज की जरूरत ना पड़े। बात मैं व्यापारियों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बैलेंस कैसे मिलेगा? अलावत भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया बस। चलिए, मैं कुछ नहीं, अब मैं बस एक सवाल, मेरे 2 सवाल है नवीन भाई से। नवीन भाई, पुष्पेंदु भाई ने भी पूछी थी, मेरा देश 47 में आजाद हुआ था या 2014 में? आप 2014 से हम सब लोग पहले पैदा हुए हैं, तो क्या हम गौरवान्वित समझते हैं या पाप? भाई इतना सा सवाल दे दो भाई, मैं इसी में कह देना मेरा सारा समय आपको। 47 में आजाद हुआ या 2014 में? और नवीन शर्मा जी, एलावत जी का भी सवाल था। बस अब आप दो जवाब दो। हाँ, मेरे बड़े भाई राज शर्मा ने बड़ी प्यार से पूछा है कि हमारा देश कब आजाद हुआ। हम
1947 में ही आजाद हुए हैं, पूरा भारत 1947 में आजाद हुआ है और उस पे हम सबको गर्व है। रही बात विकास को आगे बढ़ाने का काम, डेवलपिंग का आगे काम बढ़ाने का काम, परिवारवाद और रजवाड़ों से मुक्ति पाने का काम, तो 2014 में जब माननीय मोदी जी केंद्र में सरकार लेकर आए तो उन्होंने थोड़ा सा अपने विचारों को आगे बढ़ाया। अब आप पूंजीवादियों की बात करते हैं, मैं एक और छोटी सी बात कहूंगा, मैं इलावा साहब से बहुत संबंध, कौन व्यक्ति उद्योगपति नहीं बनना चाहता? यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, एक मध्यम क्लास परिवार से होते हैं, एक हाई क्लास परिवार से हमारे राकेश भाई भी बैठे हैं, उस पर ये बैठे, हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने ही देश में कुछ ऐसा ऊर्जा कार्य करें। एक बात का जवाब नहीं दिया आपने। दूसरी मेरी एक बात आप अडानी जी की बात करते हैं, आप अडानी जी की बात करते हैं तेलंगाना में। अरे मैं आपने दो, मैं खुला बोलता हूँ सर, मैं खुला बोलता हूँ, सुन लीजिए। आपका जो पूरा फंडा है अडानी साहब और रिलायंस जी के ऊपर कहते हैं आप, मैं आपको तेलंगाना में किसकी सरकार है? वहां पे अडानी साहब का बिजनेस वहां चल रहा है, वहां किसकी सरकार है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, राजस्थान में भी जब कांग्रेस सरकार थी तब भी वहां पर 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट की बात के खिलाफ है। अगर आप देश के दो उद्योगपति, उन्होंने आपने कहा, आज आप समझ रहे हैं भारत की कितनी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे दो मत गिनिए, 200 उद्योगपतियों का हाथ है हमारे भारत को। मतलब क्या आप बिरला को भूल जाएंगे? चाइना को भूल जाएंगे? क्या आप देखिए कहने का, आप 2 उंगलियां उठाई, आपने 2 उंगलियां उठाई, मगर आप 2 के पीछे 200 दे देखिए। हमारे राकेश जी का भी हाथ है देश में, आपका भी हाथ है देश में, डॉक्टर साहब का भी हाथ है, और इंडिया वाइज चैनल का भी हजारों कार्यकर्ताओं का भी हाथ है। सर, देश चलता है अर्थव्यवस्था से, तो उसके लिए व्यापारियों का सम्मान बहुत जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। बिना उद्योगपतियों के साथ हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे बहुत एक बात का जवाब दे दो नवीन भाई प्लीज। आप 2014 से पहले पैदा हुए, आप पैदा होना गौरवान्वित समझते हो या पाप? बस इतना सा। ठीक है सब, मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म 1985 में हुआ और मैं भारत के, मैंने अपने जन्म की बात की है कि मैं पैदा कब, वो बता दूं आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि आप 2014 में पैदा हुए हैं, तो वो थोड़ा सा और मैं 1947 से आजाद हुआ। पैदा होने से गौरवान्वित समझते हो या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भारतीय नागरिक हूँ, 1947 में आजाद हुआ हूँ। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, हम सबका सम्मान है, तिरंगा मेरी हिंदुस्तान है और वो हमारी जान है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं इस भारत का नागरिक हूँ और आजादी से ही। ठीक है समझिए राजशर्मा जी, ठीक है। इसका प्रधानमंत्री गलत बोलते हैं? नहीं राजशर्मा जी, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने देश की नीतियों की बात की है, जन्म और मरण की बात नहीं की। ठीक है, नहीं, उन्होंने कहा विकास की नीति की बात, पाप समझते थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पैदा होना पाप समझते थे। शायद वो भूल गए कि अगर 2014 से पहले वो पैदा ना होते, इस देश के प्रधानमंत्री भी ना होते। चलिए ठीक है राजशर्मा जी, मेरा सवाल ये था, हालांकि थोड़ा सा हटके है क्योंकि उद्योगपतियों की बात हो रही है और अब वही लास्ट व्यक्ति तक अगर सुविधाएं पहुंचाने की बात है और अपने बच्चों को उद्योगपति बनाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर में लोग खुश हैं, इतना उन्हें मिल पा रहा है कि, क्योंकि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और उसके बाद भी अगर 8, 10, 12 हजार रुपए में अपना गुजारा करना पड़े, सामने फ्यूचर भी कुछ ना हो, तो कैसे क्या सोचा जाएगा? एक बात बोलूं, आज मैं एक बात बोल रहा हूं दोस्त, कभी भी प्राइवेटिज्म पे देश की तरक्की नहीं होती है। मैं ये मान रहा हूं धंधे चलने चाहिए। जैसे आपने कहा अडानी जी को, अगर मैं किसी मुख्यमंत्री होता मैं भी बुला लेता। बात यहां अडानी या अडवाणी या इलाहाबाद जी की नहीं हो रही, बात ये हो रही कि आप नियत साफ होनी चाहिए। अगर आपने देखिए, एक मिनट भाई, आपने नाम लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। अरे मेरे अंदर दम है, मैं निडर हूँ, इसलिए आपने छुपा के किया। अरे ठीक है, नहीं मुद्दे से दूर चलेगा, उसी पर आ जाइए नवीन शर्मा जी, क्योंकि अभी जो समाजवाद पर ये जिक्र हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अब से होना शुरू हुआ है, पहले तो ये सब ठीक था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी से आपको आपत्ति है तो उस शब्द से भी आपत्ति हो गई?
देखिए, मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हूं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वैसे ही भारत में सभी पार्टियों का अपना सम्मान है, अपना उनका अधिकार क्षेत्र है और सबका सम्मान रहे, इसीलिए लोकतांत्रिक। नहीं, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है ना, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी जल्दी ही। देखिए, मैं आपको एक बता दूं, ये अगर ये बात कही जा रही है तो आप ये देखिए कि 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की यूपी में दोबारा सरकार आई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि जनता ही उनको समाप्त के तरफ लेके जा रही है। तो जब जनता का संदेश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि भाई हम समाप्तवादी पार्टी बना, अच्छा ठीक है, ये होगी विधानसभा चुनाव की बात, ठीक है, उसमें समाजवादी पार्टी को झटका लगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसका भी मैं जवाब देना जो दायरा बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, उसके लिए तो बोलिए ना कि जनता चाहती नहीं है समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बने, तो इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में थोड़ी बढ़त दे दी। देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी राजनीतिक पार्टी 100% सही नहीं होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। नहीं होती नहीं है, सही तो होती नहीं है। अरे मैं आपको बता, अरे मैं एक छोटी सी बात, हम जब कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो 99% हमसे अच्छे काम की परिभाषा होती है, मगर उसमें भी हम 65% ही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ एक घर संभालने वाला मुखिया पूरी तरीके से समय पे अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता है, तो ये एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश को संभालने के लिए निरंतर काम करता रहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 का जो चुनाव हुआ, जिस पूरे भारत में हुआ, मगर उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया, हम उसमें ऐसा नहीं है कि हमने विपक्ष पे हमला किया, ये ईवीएम पे ठीकरा पौधा, हमने अपने आप सुधार करने के लिए अपने नेताओं की समीक्षा की। जो नेता कहीं ना कहीं सही सटीक तरीके से जनता में अपना व्याख्यान और सही तरीके से नहीं बना पाए, सुधार नहीं कर पाए, उनके खिलाफ पार्टी ने क्या किया, ये पार्टी का अपना रणनीति है और हम आगे ऐसी पूर्णावती ना हो, हम जनता के समक्ष खड़े होकर काम करते हैं। रही बात कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में, चाहे वो 100 साल, हमसे ज्यादा कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अंदर राज किया है, उसके बाद भी गरीबी नहीं मिटा पाए। हम तो सिर्फ 2014 में आए हैं, अगर 2014 अच्छा, से ये जो अभी आपने एक शब्द बोला ना, राज किया है, ये भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये हुकूमत थोड़ी कर रही है पार्टी यहाँ पर, ठीक है, सरकार है, देश का विकास करने का काम कर रही है, राज तो ये होता है कि तानाशाही करना। देखिए, वो तो ये कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं तो वो निकलती है। अभी बड़े भाई दिल की बात मुंह में आती है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी से भी गलतियां होंगी, इन्होंने बात कही, तो इन्होंने भगवान नहीं है। राज करना तो वो होता है जो अंग्रेज राज करके गए थे, राज करने वाले तो इस देश से निकाल दिए जाते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता की पार्टी है और हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता भगवान है। कौन है? अरे एक एक कार्यकर्ता भगवान है हमारा। माय डियर फ्रेंड, इस धरती पे कोई भगवान नहीं है माय डियर फ्रेंड। सर, राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर के अंदर भगवान की तुलना अपने तुलने से नहीं कर रहा, हमारा कार्यकर्ता। ठीक है, अच्छा ठीक है, और दूसरा ये है एलावत जी ने एक बात कही थी और बहुत शानदार बात कही थी कि जो मैंने पूछा था कि हमारे देश को कितने साल हो गए आजाद हुए, ठीक है, फिर भी लोगों की मानसिकता नहीं बदल पाई, तो एलावत जी ने कहा था कि इसमें कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, सभी पार्टियां दोषी हैं। दूसरी बात यह होती है कि अब कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, ठीक है, पहले मुझे कोई भी दल ये जवाब दे दीजिए कि आपने क्या कभी किसी गरीब व्यक्ति को टिकट दिया है? आप जाति समीकरण देखकर देते हैं कि कहां पर किसका कितना जनाधार है, किसका कितना वजूद है, ठीक है, तो ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है, आप क्या विकास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी 2000 चुनाव आपने लोकसभा देखा होगा और बहुत ही कॉमन व्यक्ति कह सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति कह सकते हैं, और सारंगी जी का नाम आप नहीं भूल सकते हैं, और वो उनकी आप व्याख्यान देख लीजिए, उन्होंने एक बड़े उद्योगपति कांग्रेस के नेता को हराकर लोकसभा के मंदिर में जब वो पहुंचे थे, तो आप खुद देखिए कि कुछ तो फिक्स होती है ना, कैसे जीतना होता है। नहीं, सब ये ईवीएम का काम, ईवीएम वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ फिक्स होती है कि हमें कहां से किसको उतारना है। मैं यही रणनीति बता रहा हूँ, ईवीएम का सवाल नहीं कर रहा, मैं यही रणनीति बता रहा हूँ कि किसको कहां पर से उतारना है, कैसे जीतोगे, ईवीएम का सवाल भाई। मैंने पहले बोला ना, जिसकी पहचान है उसी को दिया जाएगा, ठीक है, देखिए बात तो वही आई ना। अब देखिए, अब सारंगी जी की क्या पहचान कौन हो रहा है, चुनाव से पहले उन्हें कौन जानता था? हाँ। उनके पास क्या होगा, वो तो साइकिल से चलते थे। अब आप बताइए, साइकिल से चलते थे, ठीक है, चौधरी साहब, ठीक है, पहचान थी, अच्छे व्यक्ति थे, कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई, चाहती तो कांग्रेस टिकट देकर उनको भी जिता लेती।
आपने दो फायदा गरीबों को उठाया, उठा देते हैं। काफी चीजें हैं। देखिए मैं काफी चीजें, मैं तो ये बोल रहा हूं, जैसे काफी नाम लिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, कांग्रेस कभी उनके नाम पर शायद नहीं आगे बढ़ पाई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर अच्छी राजनीति की, उनका स्टैचू बनवाया, फायदा भी उठाया। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि दूसरी पार्टी फायदा ना उठा पाए और खुद हमें लग रहा है कि नहीं इनके नाम से फायदा उठा लेंगे, तो उस मौके को कोई भी पार्टी चूकती नहीं। जरा मुझे 10 सेकंड दे दें पुष्पेंदु भाई, बस। दे दीजिए। ठीक है, भाई साहब को चलिए दे दीजिए। राज शर्मा जी, एक बार अहलावत जी, एक बार अहलावत जी आपके पास आ रहा हूं। अहलावत जी, बड़े भाई, मैं केवल एक व्यक्ति का नाम लूंगा। दो सगे भाई हैं, फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, करतार सिंह बढ़ाना और अवतार सिंह बढ़ाना। बिल्कुल उनको वो सिटिंग एमएलए बीजेपी के मध्य प्रदेश से जाके कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कभी वो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी मतलब हमारी जेवर विधानसभा सीट से, हमारी जेवर विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मतलब है? इतनी दूर से कहां से कहां तक? उनको किस क्राइटेरिया पे आपकी सभी पार्टियां टिकट देती है? हाँ, कभी वो फरीदाबाद से चुनाव नहीं लड़ते भाई साहब। और अब की बार समाजवादी पार्टी से टिकट मिला उनको हमारे यहाँ से जेवर मैं विधानसभा कह रहा हूं अहलावत जी, आप और मेरी 9 संतानें इलेक्शन लड़ने की सोच नहीं सकती। रेट, आपने सही बात कही, साला राज शर्मा मर जाए, राकेश अहीर मर जाए, नवीन भाई आपका भी नंबर नहीं आने वाला, ये चाहिए बोरे भर के, बोरे भर के। और कल से मैं बात का सच, मैं सही, नवीन भाई बहुत अच्छे हैं, ये बट थोड़ा डिफेंड कम करा करो। अच्छा ये रेट, आपके यहाँ रेट कितना है राज्यसभा का? पूछो, अभी प्रूफ कर दूंगा, यहीं पे इक्वेशन। क्या है प्रूफ, बताओ क्या रेट है? सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे, आप मुझसे बड़े हैं और एक सम्मानित पार्टी के सदस्य हैं, और लोकतांत्रिक देश में मैं एक सबसे पहले चीज कहूंगा, विधानसभा लोकसभा में चुने हुए लोग जो होते हैं वो देखिए समय कम है, समय कम है, राकेश जी बोलेंगे, समय कम है, जवाब पूरा नहीं क्या है, ये तो सवाल आपकी पार्टी की तरफ भी जा सकता है राकेश जी। ये तो सभी पार्टियों के लिए है सवाल। आप बता दीजिए आपकी पार्टी में क्या रेट है, मैं भी उस हिसाब से अपनी सेविंग शुरू करूं। मैं कहता हूं राज्यसभा का सांसद बनने की महत्वाकांक्षा मैं भी रखता हूं। एक मैं बता रहा हूं, इस हिंदुस्तान में भाई साहब, हमारे आपकी तो परिकल्पना में भी नहीं होगा कि हम राज्यसभा सदस्य बन जाएं इस हिंदुस्तान में। और एक और बात कहता हूं, आज इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहता हूं दोस्त, अगर 5 से 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया लोकसभा के इलेक्शन में लड़ा खड़ा खर्च हो रहा है, 25 करोड़ डिवाइडेड बाय कितना, 5 साल, 60 महीने, एक महीने में एक एमपी उतना खर्च करके लेता है। अहलावत जी आपका काम क्यों करेगा? इलेक्शन के समय शराब मांगी जाती है, पैसे लिए जाते हैं, बस्ते पैसे लगा के लगाए जाते हैं, आपका काम आपका नेता क्यों करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और राज शर्मा जी सीधा सा है, कोई अगर मंत्रालय नहीं मिलता तो नाराजगी जाहिर हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कहां से कितनी कमाई होने वाली है। ठीक है राकेश जी, आप अपना जवाब दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 194 करोड़ जो है खर्च किया 100। अब आप समझ लीजिए कि अब तक सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई चुनाव पे खर्च किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की। अब पहली बात तो आपने बहुत अच्छा किया कि देश पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कह रहा हूँ नवीन जी, आपने देश का चौथे अर्थव्यवस्था को बनाया। आप हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में आप कहाँ खड़े हैं? आप कहते हैं कि हम 80,000 लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। एक तरफ आप देश की चौथी अर्थव्यवस्था भी बन जाते हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन भी देते हैं, और हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में आप सबसे निचले पावदान पे खड़े हैं। तो आप अर्थव्यवस्था से पूरा और जितनी भी सामाजिक ताना बाना है, सिर्फ सौहार्द है, लोकतंत्र में आप खत्म कर रहे हैं। और रही बात कि आपने कहा कि समाजवादी, परिवारवाद, विकासवाद, परिवारवाद तो मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। चलिए ठीक है, जितने भी नेता हैं आप उनके बेटों को देख लीजिए। हाँ ठीक है, और मैं तो सीधा सा ये बोल रहा हूँ, जहां पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर कंपनी लगी हुई है, एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जाकर मजदूरों की मजदूरी देख ले तो पता चल जाएगा क्या स्थिति चल रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के नाम पर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, आगे क्या कुछ मोड़ आता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।